जय जोहार संगवारी हो। स्वागत है आप सबका पाथ आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, अभी टेस्ट सीरीज चल रहा है और बहुत कम प्राइस में जो हमारी टेस्ट सीरीज संचालित हो रही है, और उसमें जो फर्स्ट पेपर हुआ है वो सभी के लिए था। आपने पेपर दिया होगा, उसी का ही एक्सप्लेनेशन आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट पेपर का एक्सप्लेनेशन, और इसमें सी सेट, और सी सेट में आज हम जो लैंग्वेज भाषा के जो प्रश्न आए हुए थे उन पर चर्चा करेंगे। जो 30 प्रश्न थे, 15 हिंदी और 15 छत्तीसगढ़ी के। तो ये जिस फॉर्मेट में सीजीपीएससी एग्जाम करवाता है उसी फॉर्मेट में ही ये क्वेश्चन आंसर था। तो चलिए एक एक करके हम इसका क्वेश्चन देखते जाते हैं और इसका आंसर लेते जाते हैं। ठीक है, क्या आंसर होगा इसका? हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के जो काल विभाजन किया है उसमें आरंभिक काल है, उसके बाद भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, इन 4 वर्गों में इसको बांटा है। और आरंभिक काल को दोस्तों उन्होंने वीर गाथा काल कहा है। क्या कहा है? वीर गाथा काल कहा है। ये है हमारा आंसर। ठीक है, और आधुनिक काल को, उसके बाद रीति काल, भक्ति काल है, उसके बाद जो आधुनिक काल है, आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा है। और गद्य काल को भी उन्होंने 2 खंडों में बांटा है, एक काव्य खंड और एक गद्य खंड। तो ये डिटेल से चूंकि सीजीपीएससी में कम पूछता है तो आप इसके काल विभाजन से ही प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं, तो इनका विभाजन आप लोग विशेष रूप से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पैरेलल में देखेंगे दोस्तों। दोनों दो क्वेश्चन जो लगे हुए हैं वो देखते हुए एक साथ चलेंगे, नंबरिंग जो भी हो। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ठीक है, तो संविधान के अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक हिंदी भाषा के बारे में जो है वो आपको मिलेगा। ठीक है, देखिए आर्टिकल 343 में भारत संघ की जो भाषा होगी वो हिंदी होगी ऐसा कहा गया, और लिपि जो है वो देवनागरी होगी। और भारत संघ के सरकारी कामकाज में जो है हम हिंदी का उपयोग करेंगे। इस प्रकार से 343 में है, और उसके बाद फिर बहुत सारी चीजें जो है वो दी हुई है। तो यहाँ से हमारा जो क्वेश्चन है वो 351 से संबंधित है, और 351 में हिंदी के प्रचार प्रसार और हिंदी के विकास के लिए दोस्तों निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा, संघ की राजभाषा, पत्राचार की भाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा नहीं, हमारा जो आंसर होगा हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलें, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76। हर्ष, शोक और विस्मय इत्यादि भावों को प्रकट करने वाला अव्यय है। तो यहां पर देखिए, हर्ष, शोक और विस्मय समुच्चय बोधक हो सकता है क्या? नहीं। समुच्चय मतलब समूह का बोध कराना। क्रिया विशेषण तो हो ही नहीं सकता। विस्मयादि बोधक या संबंध सूचक, तो संबंध भी बताने वाला हो ही नहीं सकता दोस्तों। यहाँ पर विस्मय दिया हुआ है तो इस सीधा सीधा विस्मयादि बोधक अव्यय होगा, और यही इसका आंसर होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। बहुत इजी प्रश्न है। पुराना किस प्रकार का विशेषण है? शब्द दिया है पुराना। ठीक है, तो यहां पर विशेषण के 4 भेद होते हैं, 4 भेद दिख रहा है। संख्यावाचक, इसमें संख्या का बोध होगा 1 2 3 4 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसके भी भेद हैं। गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, तो जो सर्वनाम शब्द हैं, वो सर्वनाम जो शब्द हैं वो उनका प्रयोग विशेषण के रूप में होगा, तो ये सार्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जब हम विशेषण के रूप में करेंगे तो वहां पर सार्वनामिक विशेषण होगा, अन्यथा नहीं होगा। और परिमाण बोधक, परिमाण मतलब मात्रा, किसका बोध होगा? मात्रा का बोध होगा। मात्रा मतलब यहां पर संख्यावाचक शब्दों के साथ मात्रा जुड़ी रहेगी, जैसे 1 kg, 2 लीटर इत्यादि, इस प्रकार की मात्राएं जो है वो जुड़ी रहेगी। पुराना क्या बता रहे हैं मित्रों? नया, पुराना, बुढ़ापा, बूढ़ा। ठीक है, ये सारे शब्द, रंग, रूप, गंध, ये सारे शब्द जो है वो गुणवाचक विशेषण के उदाहरण बनते हैं। किसके? गुणवाचक विशेषण में। तो पुराना जो है वो इसका आंसर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। ठीक है, क्या है ये? गुणवाचक विशेषण है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है? तो यहां पर पूछा है वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के कितने भेद हैं? तो वर्तमान काल के वैसे तो
कुछ विद्वान चार, इस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाने चाहिए। कुछ विद्वान मानते हैं चार भेद होते हैं, कुछ मानते हैं 5 भेद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके आंसर होगा वो होगा 5। कितने भेद होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं मित्रों, तो उसको ध्यान रखिएगा। पहला होता है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा है अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। और इस अपूर्ण वर्तमान काल को ही तात्कालिक वर्तमान काल भी कहा जाता है, तात्कालिक वर्तमान काल, ठीक है। तीसरा हम बात करें तो ये है पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल, एक्चुअल में पूर्ण वर्तमान काल नहीं होता है, और वो होता है तो एग्जैक्टली वो आसन्न भूतकाल में लिया जाता है। ये कैसे, तो इसको हम डिटेल में जब चर्चा करेंगे क्लासेस में तब हम देखेंगे, ठीक है। तो यहां पर याद रखेंगे पूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद है संदिग्ध वर्तमान काल, संदिग्ध। और पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। इस प्रकार से वर्तमान काल के यदि देखें तो 5 भेद दिखाई देते हैं, लेकिन कई जगह आपको देखेंगे कि ये पूर्ण वर्तमान काल को इसका भेद नहीं माना जाता, इसको आसन्न भूतकाल में ले लिया जाता है, ठीक है। और इसकी जगह पर एक और इसका लिया जाता है आज्ञार्थ वर्तमान काल, ठीक। तो कोई भी हो, इस प्रकार के प्रश्न जो है वो शोभा नहीं देता है, ठीक है, फिर भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करें। इस वाक्यांश में निर्मम अर्थ समाहित है। निर्मम जो अर्थ है वो समाहित है किसमें? क्रूर हृदय वाला, ममता शून्य हृदय वाला व्यक्ति, संवेदन शून्य व्यक्ति, या दया रहित व्यक्ति, ठीक है। तो यहां पर निर्मम, आप इसकी व्याख्या अगर देखें, शब्द है निर, निर एक उपसर्ग है, और दूसरा जो शब्द है मम, तो ये निर जो है ऊपर लग जाता है और इसमें शब्द बन जाता है निर्मम। यहां पर संयोग हुआ है, कोई भी संधि नहीं हुई है, ठीक है। मम मतलब होता है ममता, मम मतलब होता है मेरा, ठीक है। तो यहां पर ममता और निर का जो अर्थ है वो नहीं, रहित के अर्थ में, तो ममता नहीं है जिसके हृदय में, ठीक है, निर्मम। तो यहां पर ममता शून्य हृदय वाला, अगर इस प्रकार से आप चीजों को ध्यान रखोगे तो बहुत आराम से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा ममता शून्य हृदय वाला, ठीक है। वैसे ही संवेदन शून्य व्यक्ति को क्या कहेंगे? संवेदनहीन। संवेदनहीन जो व्यक्ति होता है उसको संवेदन। दया रहित व्यक्ति निर्दयी, दया रहित व्यक्ति क्या कहलाएगा? निर्दयी कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र हैं, इस वाक्य में और है। तो और वाक्य में पूछे या और ऐसे भी पूछेगा तो और शब्द तो आप जानते ही हैं क्या है। और शब्द समुच्चय बोधक अव्यय है। क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। और चाहे आप सिंगल में पूछे, चाहे आपको वाक्यों में प्रयोग के आधार पर पूछे। 79 देखिए, जो मांस खाता है के लिए उपयुक्त शब्द है, ठीक है। तो जो मांस नहीं खाता उसको तो निरामिष बोलते हैं, और जो मान खाता है उसको क्या बोलते हैं? सामिष। सामिष मिश सही, मांसाहारी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखें जो नेक्स्ट प्रश्न है 75। दिए गए वाक्य का क्रम सही नहीं है, उनके सही क्रम के 4 विकल्प दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनिए। पहला है कहां है, दूसरा है जो कल छत छत से, तीसरा है आपका वह लड़का, और चौथा है गिर पड़ा था, ठीक है, गिर पड़ा था। तो यहां पर देखिए जो लगा है, ठीक है, मतलब वाक्य इसमें जुड़ेगा, ठीक है, संयुक्त वाक्य होगा, ठीक। तो आपका वह लड़का, क्या आपका वह लड़का कहां है? कहां है जो कल छत से गिर पड़ा था, ठीक है। इस प्रकार से वाक्य कंप्लीट होगा। क्या आपका वह लड़का कहां है? कहां है जो जो कल छत से
गिर पड़ा था, गिर पड़ा था। ठीक है, तो देखिए आपका वह लड़का, ये कौन सा नंबर हो गया? 3। 3 कहाँ है? कौन सा नंबर हो गया? 1। जो कल छत से 2 और बच गया क्या? 4। तो 3 1 2 4, ये जो ऑप्शन है 3 1 2 4, सी जो ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? सी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आपका वह लड़का कहाँ है जो कल छत से गिर पड़ा था। ठीक, इस प्रकार से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? बात करें ए ऑप्शन, देखिए स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियां, स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां, या व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियां। तो किसे कहा जाता है? तो ये स्पष्ट है, स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियां। देखिए ये नासिक की ध्वनि क्या है दोस्तों? ये अयोगवाह वर्ण है। क्या है? अयोगवाह वर्ण है। अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं हिंदी वर्णमाला में। ठीक है, पहला जो होता है वो क्या होता है? पहला होता है आपका अनुस्वार। अनुस्वार, और अनुस्वार को हम ऊपर खड़ी पाई के ऊपर बिंदी लगाते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग। ठीक है, विसर्ग को आप जानते हैं 2 प्रकार की बिंदुएं यहाँ पर होती है, उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये केवल और केवल स्वरों के साथ मिलकर ये वहन होते हैं, स्वरों के साथ मिलकर ही लगते हैं, इसीलिए इसको अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। और हमारे एक विद्वान हुए थे, उन्होंने 1935 में दोस्तों ये बताया, 1935 में ये बताया कि जितने भी पंचम वर्ण हैं, किसी भी वर्ग का पंचम वर्ण, वर्गीय व्यंजन जो होते हैं क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो ये क से लेकर जो प वर्ग के पंचम वर्ण हैं, इन्हीं को ही जो है वो अनुस्वार रूप में लिखा जाना चाहिए, जिससे भाषा में एक रूपता आएगी, और तब से ये लिखा जाता है। तो ये पंचम वर्ण नासिक के व्यंजन कहलाते हैं, और यही जो है वो नासिक के ध्वनियां हैं। स्वर के बाद आने वाली नासिक के जो ध्वनियां पंचम वर्ण है, और उन्हीं के स्थान पर अनुस्वार का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट लिखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? अब इन शब्दों को आपको आना चाहिए। ये देखिए शब्द का संयोजन कैसे हुआ है, सम प्लस है योग, सम प्लस है योग। युज में ये योग भी मूल शब्द नहीं है, मूल शब्द है युज, युज में अप्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द बनता है योग। ठीक है, तो सम मतलब सम्यक रूप से भली प्रकार से, योग मतलब जुड़कर, तो जो भली प्रकार से आराम से आसानी से जुड़ जाता है, संयोग। विदेश में बात करें, सम उपसर्ग है, ये संस्कृत का उपसर्ग है, और वी जो देखें हम लोग वी प्लस देश, वी भी एक उपसर्ग है, विदेश। ठीक है, विशेष रूप से जो देश है, विशिष्ट जो देश है, उसको विदेश कहते हैं, है ना। अत्यधिक, अत्यधिक में देखिए अति उपसर्ग लगा हुआ है यहाँ पर, अति। ठीक है, ये भी उपसर्ग ही है। और अधिक, अति प्लस अधिक होकर बना है यण स्वर संधि के द्वारा अत्यधिक। ठीक है, सुरेश, सुरेश में आप देखेंगे सुर, सुर मूल शब्द है, और सुर में जो जुड़ा है दोस्तों ईश, सुर में क्या जुड़ा है? ईश। और यहाँ पर गुण स्वर संधि के द्वारा सुर प्लस ईश, यहाँ का अ और ई मिलके क्या बन जाता है? ए बन जाता है, और शब्द बनता है सुरेश। और सुर जो है वो कहते हैं हम लोग देवता को, सुर किसको कहते हैं? देवता। और ईश मतलब होता है स्वामी, तो देवताओं का स्वामी है जो, उसके लिए सुरेश शब्द इंद्र के लिए प्रयोग किया जाता है, सुरेश शब्द। तो यहां पर सुर को देखेंगे तो सुर उपसर्ग नहीं है, सुर क्या है? सुर जो है वो संज्ञा शब्द है। क्या है? संज्ञा शब्द, उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे हम देखते हैं। आनंद मग्न कौन सा समास है? आनंद मग्न में कौन सा समास है, ऐसे होना चाहिए था प्रश्न। प्रश्न नंबर 82। तो आनंद मग्न में अगर इसका हम समासिक पद को अलग अलग करें तो ये पद बनेगा आनंद में मग्न। क्या बनेगा? आनंद में मग्न। आनंद में मग्न है, जो डूबा हुआ है, शराबोर है, उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो चुकी है, वो आनंद मग्न है, उसे फिर किसी भी प्रकार का दुख नहीं सताएगा। तो अब देखिए इसमें, अब देखेंगे अव्ययी भाव होगा क्या, नहीं होगा। अव्यय का भाव कहाँ आ रहा है? ठीक है, या तो यहाँ पर अव्यय होना चाहिए कोई भी एक पद, तो वो भी नहीं है, और समस्त पद मिलकर भी अव्यय बनना चाहिए, वो भी नहीं है। द्विगु में देखें तो यहाँ पर संख्यावाचक शब्द है ही नहीं। ठीक है, कर्मधारा में देखें तो कर्मधारा में विशेषण विशेष्य का संबंध देखा जाता है, उपमेय उपमान का संबंध देखा जाता है। तो न ही विशेषण विशेष्य का संबंध है, न ही उपमेय और उपमान का संबंध है, तो ये डेफिनेटली क्या होगा? तत्पुरुष होगा। अब तत्पुरुष के भी 6 प्रकार हैं और 4 अलग से हैं, तो उन 6 प्रकारों में यदि हम देखें इसमें कारक रचना के आधार पर, तो अधिकरण समास, अधिकरण समास तत्पुरुष अधिकरण में जो है वो में का प्रयोग होता है। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास में में का प्रयोग होता है। तो ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करें, सच्छास्त्र का उचित विच्छेद निम्न में से कौन सा है? देखिए सच्छास्त्र दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए देखिए सत प्लस छास्त्र, बी देखिए सच प्लस छास्त्र, सी देखिए सच प्लस शास्त्र। तो ये गलत ही है सभी। यहां पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहां पर जो है वो कौन सा संधि हुआ है? सत है और श है। ठीक है, तो ये त और द से संबंधित नियम यहां पर लगता है, लेकिन त द के बाद यदि श आता है तो त जो है वो च में परिवर्तित हो जाएगा और श जो है वो छ में परिवर्तित हो जाता है, और शब्द बनेगा सच्छास्त्र। क्या बनेगा? सच्छास्त्र। और इसी में ही एक और प्रश्न जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, उद प्लस श्रृंखल, उद प्लस श्रृंखल, ये भी इसी नियम से बनेगा। द च में परिवर्तित हो जाएगा और श्र जो है इसमें छ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो उ आधा च है आधा द है, तो छ में मात्रा लगी हुई है, तो ये मात्रा लगा दीजिए। और उच्छृंखल ये शब्द शुद्धि में 100 से ज्यादा बार पूछा जा चुका है, शब्द शुद्धि में पहली बार। दूसरा, संधि में 50 से ज्यादा बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, उच्छृंखल। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सत प्लस शास्त्र। ठीक है, सच्छास्त्र। नेक्स्ट देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। कुआं देखें, कुआं बिल्कुल शुद्ध है, ढूंढना बिल्कुल शुद्ध है, सन्यासी बिल्कुल शुद्ध है। अब देखें वशिष्ठ, वशिष्ठ जो है दोस्तों वो ये है इसका शुद्ध रूप, वशिष्ठ। ठीक है, वशिष्ठ। क्लियर है? इस बात को ध्यान रखेंगे, वशिष्ठ। ठीक, तो यहां पर देखिएगा, यहां पर एक बात रखिए, ये वशिष्ठ जी कौन थे? तो वशिष्ठ जी राम के इष्ट देव थे। ठीक है, वशिष्ठ जी कौन थे? राम के इष्ट देव थे। और जब पुत्र नहीं हो रहा था दशरथ जी का, तो श्रृंगी ऋषि जी ने इन्हें वशिष्ठ जी को बुलाया था, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया था। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र कामेष्टि यज्ञ करावा, रामायण में आता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर जो है वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी होगा, इसको ध्यान रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 87 पर। आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत केंद्रीय या मूल छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत कौन सी बोली शामिल नहीं है? तो आर्य भाषा परिवार के अंतर्गत केंद्रीय या मूल छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत कौन सी बोली शामिल नहीं है? तो यहां पर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, खलटाही।
खलटाही जो है वो इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, पश्चिमी छत्तीसगढ़ी के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 88, छत्तीसगढ़ी भाषा में सामान्य बोलचाल की व्यवहार में ज्या अक्षर के स्थान पर कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर ज्ञ प्रयोग नहीं किया जाता, यहां पर गी जो है वो प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहां पर छत्तीसगढ़ी में जैसे ज्ञान लिखा होता है, ज्ञान, तो उसके लिए लिखते हैं ज्ञान। क्या लिखते हैं? ज्ञान शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे विज्ञान होता है हिंदी में विज्ञान, तो छत्तीसगढ़ी में होता है विज्ञान, विज्ञान। ठीक है, विज्ञान शब्द, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 89, छत्तीसगढ़ी अपूर्णांक बोधक गणनावाचक शब्द सुका उना दुई के लिए सही विकल्प है। छत्तीसगढ़ी अपूर्णांक बोधक गणनावाचक शब्द सुका उना दुई के लिए सही विकल्प है। अब इसको आपको मतलब को जानना पड़ेगा। सुका मतलब होता है पौना, पौन, जो पाव आप लेते हो ना, पाव, और पाव में कितना आता है? तो 100 का है तो पाव कितना होता है? 25 का, है ना। मैं उदाहरण देने के लिए बता रहा हूं। उना मतलब कम, कम, पाव कम, दुई मतलब दो, तो 2 में पौना कम। ठीक है, इसका मतलब जो होगा 2 में पौना कम, तो 2 में पौना कम तो कितना हो जाएगा भाई? अब 200 है, ठीक है, और 1 में 50 कम है, 1 में 50 कम है। ठीक, तो पौना कम है, कितना हो जाएगा? 2 में पौना कम है तो 1.75, क्या होगा? 1.75। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सुका मतलब पौना कम है, किसमें? 2 में, तो ये क्या होगा? 1.75 होगा। ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लकीर का फकीर होना के लिए मुहावरा बताइए। लकीर का फकीर होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो लकीर का फकीर होना डरपोक होना, मेहनती होना, बहुत कंजूस होना, परंपरावादी होना। तो लकीर का फकीर होना के लिए सही जो शब्द है वो है, सही जो मुहावरे का सही अर्थ होगा परंपरावादी होना। ठीक है, इसको याद रखेंगे, परंपरावादी होना। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 90, करवई शब्द में निहित प्रत्यय कौन सा है? करवई शब्द में कौन सा प्रत्यय छुपा हुआ है? ठीक है, तो मूल शब्द है करु। करु मतलब होता है कड़वा, करु मतलब होता है क्या? कड़वा। और ये क्या है? विशेषण शब्द है। ठीक है, क्या है? ये विशेषण शब्द है। करु भात, भात करु है, करु आम, आम करु है। ठीक है, करु आमा, है ना। अब इसमें जो प्रत्यय जुड़ा हुआ है करु प्लस ऐ प्रत्यय जोड़ देते हैं हम, करु प्लस ऐ, क्या बनेगा? करवई बनेगा। और ये करवई जो है, ये जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। करवई कौन सा शब्द है? भाववाचक संज्ञा है, और आप देख ही रहे हैं ऐ प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 86, छत्तीसगढ़ी की भाषाई विविधता के कारण इसे लघु भारत कहा गया। ठीक है, बिल्कुल कहा गया। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे प्रांतों से आए हुए लोग रहते हैं, बहुभाषा भाषी देश है। नीचे दक्षिण में कोई भाषा, अगर पश्चिम की ओर जाएं तो अलग भाषा, उत्तर की ओर जाएं तो अलग भाषा, और अलग अलग राज्यों से, बहुभाषी राज्यों से घिरा भी हुआ है। इस कारण भी भाषा का प्रभाव पड़ता है। तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। छत्तीसगढ़ की भाषाई विविधता का एक कारण यह भी है कि प्रदेश 7 भिन्न भिन्न भाषाई प्रदेशों से घिरा हुआ है, इसको मैंने अभी बताया, तो ये बिल्कुल सही है। तीसरा देखिए, ज्यादातर जनजातियों में द्रविड़ एवं मुंडा भाषा समूह की बोलियों का प्रचलन है, तो ये भी सही है। छत्तीसगढ़ी संपर्क भाषा या द्वितीय भाषा के रूप में छत्तीसगढ़ में विद्यमान है, ये भी सही है। तो इसमें स्टेटमेंट चारों ही सही है, और ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी सही हैं, ऑप्शन डी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए 91, छत्तीसगढ़ी शब्द हर हिंसा का सही अर्थ है।
छत्तीसगढ़ी शब्द हरिंछा का सही अर्थ है हरिंछा हो गए हुआ, तो परेशान प्रत्येक हमेशा बिल्कुल नहीं। इसका सही अर्थ है हरिंछा है मतलब वो स्वच्छंद है, स्वतंत्र है। हरिंछा अपनी इच्छा पर डिपेंड है, हरिंछा स्वतंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 92 को देख लेते हैं। क्या है? छत्तीसगढ़ी शब्द सुररना का सही अर्थ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ी शब्द सुररना। सुररना क्या होता है दोस्तों? अगर गांव में रहते होगे जानते होगे। ठीक है, क्या वो पेड़ के डारल धर के सुरर दिस बोलते हैं ना, पेड़ के डारल धर के सुरर। सुररना मतलब खींचना भी होता है, पत्तियों को ऐसे सुरर के उसकी डंगाल से गिरा देना वो भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अंगुलियों की सहायता से वृक्ष या पौधे की डाल से सारे पत्तों को एक साथ खींचकर अलग करना, बिल्कुल खींचना तो ये बिल्कुल होता है। स्मरण करके तरसना, हाँ स्मरण करके तरसना भी होता है। सुररत है वो लइका सुररत है। तो आजकल के लइका मन तो अपन जो भी है ना, फ्रेंड मन ला याद कर करके सुररत है, रोवत गावत है। पहली लइका मन जो छोटे रही से ते मन अपन दाई ददला वो दाई जैसे लइका छोड़ के चल दिस गांव, लइका छोटे है तो अपन दाई याद कर करके रोथे एकदम सुरर सुरर के। दाई मोल छोड़ के चल दी, दाई मोल छोड़ के चल दी, बाबू छोड़ के चल दी, तो उसको बोलते हैं, उसको याद कर करके रोना, उसको बोलते हैं सुररना। ये स्मरण करके तरसना। तो इसमें क्या सही अर्थ? तीनों ही सही अर्थ है। कहाँ है? सभी सही है। यहाँ भी आंसर क्या होगा? सभी सही है, तीनों ही सही हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 है ना, 93। ऐरी का छत्तीसगढ़ी पर्यायवाची है। ऐरी, तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा काई। क्या है इसका पर्यायवाची शब्द? काई है दोस्तों। ठीक, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बढ़िया जोड़ी बनना के लिए सही मुहावरा होगा। बढ़िया जोड़ी बनना, नत्ता जोड़ना नहीं, नत्ता जोड़ना तो शादी करना या विवाह करना हो गया। नंगारा कस जोड़ी खपना, नरियर बदलना, पागा बांधना। तो यहां पर सीधा सीधा इसका आंसर होगा नंगारा कस जोड़ी खपना। क्या होगा इसका आंसर? नंगारा कस जोड़ी खपना। ठीक है, 98। गोंडी बोली व्याकरण और कोश के लेखक कौन है? गोंडी बोली और व्याकरण कोश के लेखक है P.S. पट्टावी। इसका आंसर होगा P.S. पट्टावी। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे हम नेक्स्ट प्रश्न पर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 95 देखिए। उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य विकल्पों से भिन्न है। तो देखिए चिरैया, सेमर, परसा, ये सब क्या है? फूल हैं दोस्तों। चिरैया, सेमर, परसा फूल है, लेकिन खेसारी फूल नहीं है। ठीक है, खेसारी जो है वो फूल नहीं है। यहां पर इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। अब मैं एक प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, ठीक है, खेसारी का अर्थ क्या होता है? खेसारी का अर्थ क्या होता है? गांव राहत होते मन जाना तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। एक प्रश्न हम खोजो तो सही तुम। खेसारी का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। गोंदा फूलगे मोर राजा, गोंदा फूलगे मोर बैरी, छाती में लागे बान गोंदा फूलगे। ठीक, यह पंक्तियां किस साहित्यकार द्वारा लिखी गई हैं? तो क्या श्यामलाल चतुर्वेदी द्वारा, हरि ठाकुर द्वारा, रामेश्वर वैष्णव द्वारा या पालेश्वर शर्मा द्वारा? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ये पंक्तियां जो लिखी गई है वो लिखी गई है हमारे हरि ठाकुर जी द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? हरि ठाकुर जी द्वारा लिखी गई है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 99। खुहार शब्द का विलोम शब्द लिखिए। खुहार शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? आबाद, अदावर, अमर, अनित। तो खुहार शब्द का जो है विलोम शब्द होगा आबाद। क्या होगा? आबाद होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। खुहार शब्द का विलोम शब्द आबाद होगा। ठीक, अब आखिरी प्रश्न देखिए। दहरा मा मछरी और भाटा मा मोल, कहावत का जो है अर्थ है वो क्या होगा? ठीक है, दहरा मा मछली और भाटा मा मोल। तो यहां पर देखिए दहरा मतलब पानी की गहराई में मछली है, और भाटा मा मोल मतलब
चीजों को सोच समझ कर पानी की गहराई मछली है, ठीक है, वो भाटा मोल का मतलब वो ऐसे मोल में मांगा थे, ऐसे मोल हुआ थे ओखर जना मना भाटन मछली पकड़ के लावत भाटम मछली है। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। गहरा मतलब गहराई में, पानी की गहराई मछली और भाटा में मोल, ठीक। तो इसका जो आंसर सही होगा वो है जांच कर किसी वस्तु को खरीदना चाहिए। क्या? जांच कर किसी वस्तु को खरीदना चाहिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारी जो टेस्ट सीरीज चल रही है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देख रहे होंगे। तो ये सीरीज जो है वो पहला पेपर था उसका सी सेट का एक्सप्लेनेशन भाषा का आज मैंने बताया। आपको वीडियो कैसे लगी है ये भी बताइएगा और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।